अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ में मोहसिन लियाकत। और आज हम बहुत सारे इश्यूज़ पे बात करेंगे। कल एक नई डेवलपमेंट हुई है और चेयरमैन पीसीबी के हवाले से जो मुअम्मा अदालतों में था उसके हवाले से एक और नई मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई है। इसके बाद क्या कोई उखाड़ पिछाड़ होगी कोचेज़ के हवाले से, सिलेक्टर्स के हवाले से और बहुत सारे मामलात में, क्या इस मैनेजमेंट कमेटी के खिलाफ भी मामलात अदालतों तक जाएंगे? इस तमाम तर इशू पे बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट मौजूद हैं, माजिद भट्टी साहब। आप इनके तज्ज़िये भी सुनते रहते हैं और अभी भी रिसेंटली थोड़ी देर पहले इन्होंने हारून रशीद साहब के हवाले से एक स्टोरी की, उसके हवाले से भी इनसे बात करेंगे। माजिद भाई, सबसे पहले आपको वेलकम करते हैं, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। और ये बताइएगा कि रात को मैनेजमेंट कमेटी बन गई और ज़का अशरफ साहब ने आज बाकायदा चार्ज भी संभाल लिया, तो ये मामलात अब आपको संभलते हुए नजर आ रहे हैं? सबसे पहले तो मोहसिन साहब आपका शुक्रिया कि हसनैन सर, सबसे पहले तो हसनैन साहब जी जी, आपका शुक्रिया कि आपने एबीएन न्यूज पर इनवाइट किया। वेलकम सर। देखिए, अभी रिसेंटली हमने कुछ दिन पहले एक बड़ी स्टोरी हमारे मीडिया में गर्दिश में थी वेस्ट इंडीज क्रिकेट के हवाले से। तो ऐसा ना हो कि हम बहुत ज्यादा अगर मामलात को उलझा के ऑफ द फील्ड एक्टिविटीज ज्यादा होंगी, क्रिकेट कम होगी, तो पाकिस्तान क्रिकेट का भी कहीं वेस्ट इंडीज वाला हाल ना हो जाए। असल में ये सारा पावर के लिए लड़ाई हो रही है और अब ये इसका कितना फायदा होगा, नजम सेठी साहब 7-8 महीने गुजार के चले गए, फिर एक आध हफ्ते का बीच में ईद की छुट्टियों की वजह से भी गैप आ गया। अब एक और नई मैनेजमेंट कमेटी आ गई। अब देखिए, ये जो 4 महीने हैं ये तो खत्म होंगे नवंबर में। जी जी। अगर मेरा ख्याल में मुल्क में कोई बहुत ही कोई अनहोनी ना हुई तो नवंबर तक तो जनरल इलेक्शन हो जाएंगे। तो अब नया क्रिकेट बोर्ड या नए क्रिकेट बोर्ड का जो चेयरमैन है वो अगले 3 साल के लिए, तो मुझे लग रहा है कि नई हुकूमत जब फॉर्म हो जाएगी उसके बाद ही हमें नजर आ रही है नई पीसीबी मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और नया पीसीबी चेयरमैन। लेकिन मेरे ख्याल में अफसोसनाक बात है कि हम बार बार जमहूरियत की बात कर रहे हैं, जी जी। लेकिन यहाँ तो हमें डेमोक्रेसी ना पिछले दौर में नजर आ रही थी ना आज नजर आ रही है। लग ये रहा है कि बस एक लड़ाई है, उसमें एक पहलवान चाह रहा है कि दूसरे पहलवान पर बाजी ले जाएं, लेकिन क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं हो रहा। अच्छा भट्टी साहब, अब जो ये मामलात हैं, आपको पता होगा अदालत का एक फैसला भी है जिसमें ये बोला गया था कि स्टेटस को शैल मेंटेन। तो क्या आप समझते हैं कि इस नई मैनेजमेंट कमेटी के हवाले से भी वापस अदालतों के दरवाजे खटखटाए जा सकते हैं? देखिए, मुझे लग रहा है कि ये दोबारा मामलात अदालत में जाएंगे। मैं शकील शेख साहब का थोड़ी देर पहले ट्वीट देख रहा था, उन्होंने भी इसी जानिब इशारा किया था। और अगर आपको याद हो 2014 में 13 में उस वक्त भी ज़का अशरफ और नजम सेठी की लड़ाई जो थी वो अदालतों के जरिए ही उसका फैसला हुआ था। लेकिन आप देखें कि चाहे रमीज राजा चेयरमैन हो, एहसान मानी हो, नजम सेठी हो या अब ज़का अशरफ चेयरमैन बने, तो ये सारा क्रेडिट तो हमारे क्रिकेटर्स को जाता है कि जो दुनिया भर में हमारी साख को मेंटेन किए हुए हैं। अदरवाइज ऑफ द फील्ड जितनी गड़बड़ है और जितने हम कहानियां सुन रहे होते हैं पिछले अदवार में भी और आज, अब देखिए थोड़ा सा ज़का अशरफ साहब को हमें बेनिफिट ऑफ डाउट देना पड़ेगा कि 24 घंटे भी नहीं हुए उन्हें आए हुए, लेकिन चैलेंजेस उनके लिए बहुत ज्यादा हैं। आम आदमी को इससे कोई गर्ज नहीं है कि पीसीबी हेडक्वार्टर की उस हॉट सीट पर एहसान मानी बैठे हुए, रमीज राजा बैठे हुए या ज़का अशरफ बैठे हुए या नजम सेठी बैठे हुए। आम आदमी तो चाहता है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जीते। अब हमने सैटरडे को टीम ने श्रीलंका जाना है। इस साल हमने 50 ओवर का एशिया कप खेलना है, 50 ओवर का वर्ल्ड कप खेलना है। मेरे ख्याल में मैं और आप एज ए सहाफी हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। अगर पाकिस्तान में खुदा न खास्ता क्रिकेट का वेस्ट इंडीज वाला हाल हो गया तो फिर तो सहाफियों को भी कौन कहेगा कि आप अपने टीवी चैनल्स पर प्रोग्राम करें या अखबारात में खबरें दें। ना क्रिकेटर्स की मानी जाएगी। वेस्ट इंडीज में देखें ना, आज वेस्ट इंडीज की क्रिकेट कहाँ पहुंची हुई है। लिहाजा ये हम सब की जिम्मेदारी है कि जो लोग ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि फला अच्छा है फला बुरा है, जो भी लोग ठीक हैं उनको सपोर्ट करें
लेकिन हमारी हुकूमत को भी थोड़ा सा देखना चाहिए कि हमारे जो मामला जिस अंदाज में चलाए जा रहे हैं, मेरे ख्याल में ये एटलीस्ट डेमोक्रेसी तो नहीं है। अब आज कल रात को ज़का अशरफ साहब जा रहे हैं डरबन में आईसीसी मीटिंग में, जी हाँ। तो वहां पर आईसीसी बोर्ड में क्या चहमगोइयां होंगी कि ये साहब किस तरह पीसीबी में इक़्तिदार तक पहुंचे हैं। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा हम लोगों को देखना चाहिए कि जो हमारे मामलात हैं उनको अगर ठीक तरफ लेकर जाएं तो उसमें सबकी भलाई है, अदरवाइज फिर जगह साइज ज्यादा होगी इसमें। भट्टी साहब, आपका बहुत ज़्यादा तजुर्बा है और कम से कम 3 दहाइयों से आप सहाफ़त की और स्पेशली स्पोर्ट्स जर्नलिज्म को कवर कर रहे हैं, या इससे भी ज़्यादा का अरसा हो चुका है। आप रेडियो से आपने ये काम स्टार्ट किया। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस तो हर मुल्क में होता है, लेकिन क्या आप समझते नहीं कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के साथ साथ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ज़्यादा होती है? बिल्कुल, देखें पाकिस्तान में हसनैन साहब जब से हमने होश संभाला, हम मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म में तो आपने बिल्कुल सही कहा, को 35-36 साल मुझे हो गए, लेकिन जब से होश संभाला क्रिकेट के मामला देखने लगे, हर दौर में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन थे वो तो हुकूमत की आशीर्वाद के जरिए आए। हमने देखा लेफ्टिनेंट जनरल तौकीर ज़या 3 स्टार जनरल थे, कोर कमांडर थे मंगला के, वो पीसीबी चेयरमैन बने। जस्टिस नसीम हसन शाह उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उनको भी हटाया गया। तो ब्यूरोक्रेट्स बड़े बड़े पीसीबी में आए, बड़े बड़े बिजनेसमैन आए, बड़े बड़े क्रिकेटर्स आए, लेकिन मेरे ख्याल में आज हम जहाँ खड़े हैं 2023 में, ये जरा सिचुएशन माजी में भी खराब हुई है। ऐसा नहीं है कि माजी में सब अच्छा था, लेकिन अब बहुत ज्यादा चीजें खराब हो रही हैं। उसमें कहीं ना कहीं अब हमें एक राइट डायरेक्शन की तरफ जाना चाहिए। जो लोग नाराज हैं उनको भी बिठाएं। देखें, जब लोग कत्ल हो जाते हैं उसके बाद सुलह हो जाती है, तो ये क्रिकेट बोर्ड की कुर्सी के लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही है, इसमें भी लोगों को, हुकूमत को चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स को चाहिए कि इन सबको बिठा के कहें कि भाई आप क्रिकेट के बारे में बात करें और क्रिकेट के बारे में सोचें। बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े पाकिस्तान की भी बदनामी का सबब बन रहे हैं। अब एक ही तो हमारे पास खेल बच गया है जिसको हम कहते हैं कि हमारा सॉफ्ट इमेज जो है वो क्रिकेट के जरिए ऊपर जा रहा है। लेकिन अगर क्रिकेट में ही हम बर्बादी और तबाही और लड़ाई झगड़े की दास्तानें जो हैं वो रकम करेंगे और उसकी कहानियां मैं और आप बैठ के डिस्कस करेंगे, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि ये लोग जो उस हॉट सीट पे आना चाह रहे हैं या पीसीबी की कॉरिडोर में घुसना चाह रहे हैं, ये क्रिकेट के खैर खां हैं। बल्कि मैंने एक बार एक बात कही थी, उसका बहुत ज्यादा चर्चा रहा और शकील शेख साहब ने एक बार मुझे कहा कि यार आपने बड़ी जबरदस्त बात की। मैंने कहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कॉरिडोर्स में और फिरोजपुर रोड पे जो पॉलिटिक्स होती है वो शायद हमारे यहाँ नेशनल असेंबली और सेनेट में भी नहीं होती। तो आज आप देखें ये लड़ाई तो उससे भी आगे चली गई है। हाँ, बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में हम सबको इस बारे में थोड़ा सा नजरसानी करने की जरूरत है। जो लोग भी स्टेक होल्डर थे, मैं और आप भी इस क्रिकेट के स्टेक होल्डर हैं, ठीक है, हम लोग डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन हम भी अगर अच्छी चीजें हमारी दुकानें इसी पे चल रही हैं। बिल्कुल। जिस दिन, एक बात मैं आपको बता दूं हसनैन साहब, जी, जिस दिन क्रिकेट बोर्ड की दुकान बंद होगी, मेरी और आपकी दुकान भी बंद हो जाएगी। एग्जैक्टली, बिल्कुल बंद हो जाएगी और हमारा पट्टा जो है गोल हो जाएगा। सर, आपको मैंने जियो पाकिस्तान में सुना था एहसान मजारी साहब के साथ, उसके बाद आप आए थे, तो आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की थी, वो पाकिस्तान में किसी जर्नलिस्ट ने नहीं की। इसका क्रेडिट आपको ही जाता है कि आपने कहा था कि आईसीसी सैंक्शन लग सकती है, कुछ 16 मिलियन की हम उनसे मेरे ख्याल सालाना लेते हैं, उनसे पैसे लेते हैं $16 मिलियन के, वो भी बंद हो सकते हैं। तो क्या इस मैच तक पीसीबी के मामला पहुंच चुके हैं? देखें, अभी इस वक्त तक तो मामला जो हैं वो एक्सट्रीम पर नहीं जा रहे, लेकिन बहुत ज्यादा जब ये लड़ाइयां अगर रुकी नहीं तो मेरा ख्याल में फाइनली, मैंने वो जो मिसाल दी थी, मैंने 3-4 मुल्कों के नाम लिए थे। श्रीलंका में ऐसे हुआ था, जिम्बाब्वे में ऐसे हुआ था, नेपाल में ऐसे हुआ था। 3 मुल्क तो मुझे याद है, हो सकता है 3 से ज्यादा मुल्क हों। तो हमारी क्रिकेट ठीक है, हमारे यहाँ रेवेन्यू हम जनरेट करते हैं स्पॉन्सरशिप के जरिए, लेकिन मेन हमारा सोर्स ऑफ इनकम जो है जिसके जरिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी आप देखें ना, पूरी टीम बिजनेस क्लास में ट्रेवल करती है। क्रिकेट बोर्ड के अफसरान बिजनेस क्लास में ट्रेवल करते हैं। हालांकि अब जो सादगी की पॉलिसी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने अपनाई हुई है, हमारे मिनिस्टर्स भी इकोनॉमिक क्लास में ट्रेवल करते हैं, लेकिन क्रिकेट बोर्ड वाले कहते हैं कि जी हम तो गवर्नमेंट से ग्रांट ही लेते हैं, ये ऑटोनोमस बॉडी है। तो मेरे ख्याल में अगर बहुत ज्यादा हमारे मामला लड़ाई झगड़े की नजर हुए
और इसी तरह अदालतों में रोज एक नई कहानियां सामने आती रही, तो फिर कहीं ना कहीं तो आईसीसी को सामने आना पड़ेगा। फिर हम एशियन क्रिकेट काउंसिल को कन्विंस कैसे करेंगे कि हम वर्ल्ड एशिया कप के 4 मैच करवा लें? जी हाँ। भारत को हम क्या जवाब देंगे कि हम इंडिया में खेलना चाहते हैं या नहीं खेलना चाहते? पहले हम अपने घर को तो दुरुस्त कर लें। बिल्कुल। अच्छा, हारून रशीद साहब के हवाले से अभी मैं बिल्कुल टाइम भी मुझे याद है, 12:03 में आपने ट्वीट की और कहा जी कि वो 1 इन 4 थे और चारों ओहदों से फारिग हो गए, तो ये अब लाहौर से मायूसी के आलम में कराची लौटे, तो ये ऑफिशियल हो चुका है खबर, आपने अब लगा दी, तो मेरा ख्याल है कि अब इस पे मोहर लगा दी जाए। देखें, एक बात तो अब तय है कि मोस्टली जो नजम सेठी साहब के दौर में अपॉइंटमेंट्स हुए थे, सिवाय चंद एक के ज्यादातर अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो रिवर्स हो जाएंगे। हारून रशीद तो चूंकि हॉट सीट पर वो भी बैठे हुए थे, उनके पास कोचिज को अपॉइंट करने का इख्तियार उनके पास था, वो मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर थे, वो चीफ सिलेक्टर थे, वो डोमेस्टिक क्रिकेट के इंचार्ज थे, और पीसीबी के बहुत सारे पॉलिसी मैटर्स जो हैं उन्हीं की सलाह मशवरे से आगे बढ़ रहे थे। तो बिल्कुल मैं अभी भी अपनी खबर पर कायम हूँ, बल्कि ये मुझे 2 दिन पहले खबर मिली थी कि वो मैंने इत्तेफाक से कल, एक दिन पहले मैं लेट हो गया, मैंने कल खबर दी जो आज अखबार में छपी है। अभी भी तकरीबन दोपहर हो गई है, तो पीसीबी की तरफ से डिनाइल नहीं आया। तो हारून रशीद साहब हमारे यहाँ, देखें, जो आपने थोड़ी देर पहले सवाल किया था, हमारे यहाँ यही होता है कि जो लोग चेयरमैन के साथ पिछली नशिस्तों पर बैठे होते हैं, सबसे पहले उन पर नजला गिरता है। हर चेयरमैन अपनी टीम लाता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस नए सेटअप में ज़का अशरफ साहब के साथ हारून रशीद का कोई रोल होगा। लेकिन जो अफसोसनाक चीज एक और है कि पाकिस्तान की टीम ने सैटरडे को कोलंबो जाना है। हमारे पास इस वक्त चीफ सिलेक्टर ही नहीं है। हमारे पास जो सिलेक्शन कमेटी है उसमें या तो 2 फॉरेनर्स हैं, मिकी आर्थर और ग्रांट ब्रैडबर्न, बिल्कुल, या फिर तीनों नॉन टेस्ट क्रिकेटर्स हैं, तीसरे हसन चीमा हैं। तो हमारी एनालिस्ट हैं, लेकिन वो भी सिलेक्शन कमेटी का पार्ट है। तो हमारे पास इस वक्त कोई क्रिकेटर सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा नहीं है। कल खुदा न खास्ता अगर कोई क्रिकेटर अनफिट होता है और टीम मैनेजमेंट डिमांड करती है कि हमें फलां प्लेयर की जगह फलां सब्स्टिट्यूट दिया जाए, तो उस फैसले को करने के लिए हमारे पास टेस्ट क्रिकेटर नहीं है। तो ये भी बहुत अफसोसनाक चीज है कि हमारे मुल्क में मेरे ख्याल में बहुत सारे टेस्ट क्रिकेटर्स हैं, तो 400-500 से ज्यादा होंगे, लेकिन हमारी सिलेक्शन कमेटी में आज की तारीख में कोई टेस्ट क्रिकेटर नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, मैंने मजारी साहब का इंटरव्यू किया आज से 1 हफ्ता पहले, तो मजारी साहब से मैंने कोचेस के हवाले से भी पूछा कि कोचेस का फ्यूचर क्या होगा। पहले तो उन्होंने कहा जी कि ये मैंडेट ही नहीं होता मैनेजमेंट कमेटी का कोचेस लगाना। अब ज़का अशरफ साहब का क्या मैंडेट होगा कोचेस को हटाना, सिलेक्टर्स को हटाना? और फिर मुझे ये बताइएगा कि इस तरह के कोचेस अगर हटेंगे रोज़ बरोज़, तो फिर हमारी क्रिकेट किस तरफ जाएगी? देखिए हसनैन साहब, एक बात आप मेरी याद रखिएगा कि मिकी आर्थर चूंकि एशिया में रह चुके हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ 4 साल रहे, फिर श्रीलंका में उन्होंने 3 साल गुजारे, उनको पता है कि एशियन माइंडसेट क्या है। हमारे इन मुल्कों में, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका में ऐसी चीजें कॉमन है। लिहाजा मिकी आर्थर ने आने से पहले ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया होगा कि अगर हम उनको हटाना भी चाहेंगे ना, तो अच्छा खासा अमाउंट जो है हमें मिकी आर्थर को पे करना पड़ेगा। तो बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी बात की कि जब एक मैनेजमेंट कमेटी के पास अपॉइंटमेंट का इख्तियार ही नहीं था, तो उस अपॉइंटमेंट को खत्म करने का इख्तियार दूसरी मैनेजमेंट कमेटी के पास कैसे आ गया? बिल्कुल। बल्कि सबसे बड़ी बात है कि मजारी साहब स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं। वो देखिए, वो बड़ी पोस्ट पे बैठे हुए हैं। जो आप एक सवाल पूछ रहे थे ना कि आईसीसी पाबंदी लगाएगी, आईसीसी इस बात पर पाबंदी लगा सकती है कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री किस तरह पीसीबी के अफेयर्स में इंटरफेयर कर रहा है। पीसीबी तो ऑटोनोमस बॉडी है, वो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के अंडर में नहीं आती। प्राइम मिनिस्टर जो है वो चूंकि पेट्रन है, वो एडवाइस दे सकते हैं। और कल जो रात को नोटिफिकेशन आया 11:15 बजे, उसमें भी आप देखें कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के किसी अफसर के सिग्नेचर नहीं है। ये प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं तौकीर शाह, उनके दस्तखत से ये मैनेजमेंट कमेटी बनी है। तो मेरे ख्याल में इतना कुछ इधर उधर पाकिस्तान क्रिकेट में मामला उलझे हुए, तो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए थोड़ी सी होश से भी हमें काम लेना होगा, और थोड़ी अकल और दानिश को भी सामने रखना होगा कि ऐसा ना हो कि इस लड़ाई में
हम किसी और तरफ निकल जाएं। अच्छा भट्टी साहब, ये जो 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट है, आपको पता है आपके बैटिंग कोच, आपके स्पेशली मिकी आर्थर, हमारे दो साल कॉन्ट्रैक्ट हैं। अब इन कॉन्ट्रैक्ट्स को अगर सामने रखा जाए तो आपको ये भी अंदाज़ा होगा कि कल अगर आके ज़का अशरफ साहब कहते हैं कि मिकी थैंक यू वेरी मच, तो मिकी को भी हमें 2 साल के पैसे देने पड़ेंगे, ब्रैडमन को भी 2 साल के पैसे देने पड़ेंगे। सो ये पैसा तो बेसिकली पीसीबी का ज़ाया हो रहा है, और ना ज़का अशरफ साहब की जेब से जाएगा और ना ही नजम सेठी साहब की जेब से जाएगा। नहीं, 2 साल का नहीं। नॉर्मली जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसमें 3-4 महीने का टाइम दिया जाता है कि भाई अगर आपने मुझे हटाया हाँ, वो 2 साल से पहले, तो 3 महीने या 4 महीने की सैलरी आपको देना पड़ेगी। ठीक। लेकिन मसला वही है कि किसी की जेब से तो पैसे नहीं जा रहे, लेकिन जब आप बैठे हो किसी बड़ी पोस्ट के ऊपर, तो हमारे यहाँ नैब और दूसरे इदारे पिछले दिनों जो इमरान खान के दौर में पकड़ दकड़ हो रही थी, वो यही तो पकड़ दकड़ हो रही थी कि आपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया है। तो इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल इस सूरत में भी हो सकता है अगर ये करने की कोशिश की गई। तो मेरे ख्याल में जो कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए हैं, अब उनको खत्म करने के लिए उसका कोई आसान वे आउट तलाश किया जाए, बजाय ये कि हमें बड़े बड़े करोड़ों रुपए के अमाउंट देकर अगर मिकी आर्थर को घर भेजेंगे तो उससे फायदा नहीं है। लेकिन मिकी आर्थर जिस तरह ऑनलाइन डायरेक्टर बने पीसीबी के, ये मैंने ऑनलाइन कोचिंग का लफ्ज यूज किया था जिसपे नजम सेठी साहब बहुत नाराज हुए थे, और उन्होंने पीसीबी में कहा था भाई आज के बाद इनकी कॉल आप रिसीव ना किया करें, ये तो पीसीबी के खिलाफ खबरें दे रहे हैं। अच्छा। लेकिन वो बात बाद में दुरुस्त साबित हो गई कि आज मिकी आर्थर डार्बीशायर काउंटी के साथ बैठे हुए हैं और पाकिस्तान क्रिकेट के मामला चला रहे हैं। और ये मजारी साहब ने भी कहा जी कि वो ऑनलाइन कोच, बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि ऑनलाइन कोचिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। और बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि उन्होंने डर्बीशायर को फोकियत दी है पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर। ये भी गलत बात है कि मैं तो नजम सेठी साहब की उस बात से भी इत्तेफाक नहीं करता था कि भाई आपने एक बंदे को क्यों कोच बना दिया जिसकी पहली प्रायोरिटी पाकिस्तान टीम है नहीं। एग्जैक्टली। दुनिया में इतने कोचेज हैं, पाकिस्तान की टीम कोई गली मोहल्ले की टीम नहीं है। पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप जीती हुई है, चैंपियंस ट्रॉफी जीती हुई है, T20 वर्ल्ड कप जीती हुई है। हम इस वक्त दुनिया के टॉप रैंक टीमों में स्टैंड करते हैं। लेकिन अगर कोचिज के मामले में हम सिर्फ मिकी आर्थर को हर मर्ज का इलाज समझ रहे हैं तो मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं है। जी हाँ बिल्कुल। और ये बताइएगा कि अब आप बीइंग ए जर्नलिस्ट क्या समझते हैं, क्योंकि आखिरी 1-2 सवाल रह गए, आपका बड़ा कीमती वक्त है, कि पाकिस्तान क्रिकेट को तसलसल की ज़रूरत है, और पाकिस्तान क्रिकेट में अगर तसलसल नहीं आएगा तो फिर स्पेशली ऊपर वाले लेवल पे, पीसीबी मैनेजमेंट लेवल पे, तो नीचे वाली परफॉर्मेंस भी फिर उसके साथ साथ डिस्टर्ब होती है। मैं कहता हूँ हसनैन साहब के पहली बात, अभी वर्ल्ड कप से पहले ज़का अशरफ साहब को ये कोचेज वगैरह के मामला छेड़ने नहीं चाहिए। अगर वो करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में डरबन तो कल रात को जाएंगे, आज ही वो फैसला कर लें या कल फैसला कर लें, ताकि वंस फॉर ऑल ये कहानी खत्म हो जाए ना। बाबर आजम को अगर आपने कप्तान बनाना है वर्ल्ड कप के लिए, अभी अनाउंस कर दें, सिलेक्शन कमेटी अनाउंस कर दें, एक 20-25 प्लेयर्स का पूल अनाउंस कर दें कि ये प्लेयर हैं जिसमें से हम वर्ल्ड कप के 15-16 लड़के सिलेक्ट करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में अगर हमने देर कर दी, हमने प्लेयरों के दिमाग भी दूसरी तरफ उलझा दिए, तो ऐसा ना हो कि इस लड़ाई में हमारे प्लेयर भी खराब परफॉर्मेंस दें और पाकिस्तान टीम जो है वो नीचे लग जाए। अच्छा ये बताएं कि ये जो सलीम यूसुफ साहब के हवाले से खबरें थी, क्योंकि आपके पास इस तरह की खबरें होंगी, या आमिर सोहेल को कोई ओहदा मिलेगा नए सेटअप में, या फिर वैसे ही उड़ती उड़ती खबरें थी? देखिए ये लोग काफी बाअसर लोग हैं, और पिछले दिनों जब ज़का अशरफ साहब का बीओजी में नाम आया था, उस वक्त आमिर सोहेल ने, आपको याद होगा, एक पीसीबी को नोटिस भेजा था, लीगल नोटिस। हाँ, बिल्कुल, कि भाई आपका टाइम खत्म हो गया पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी का, लिहाजा आप घर जाएं। तो इसका मतलब है आमिर सोहेल साहब भी मुझे लग रहे हैं ज़का अशरफ साहब के साथ होंगे। सलीम यूसुफ क्रिकेटर तो बहुत बड़े रहे, लेकिन सलीम यूसुफ के जो इन लॉज हैं इख्तियार बेग और इश्तियाक बेग, वो काफी सियासी तौर पर बाअसर है। कराची जिमखाना में उनका बड़ा होल्ड है, और एक उनके जो वाइफ के जो भाई हैं इश्तियाक बेग, वो तो PMLN में दोनों मियाँ साहब जो हैं उनके काफी क्लोज हैं, लिहाजा सलीम यूसुफ के भी आने के चांस है। और सबसे बड़ी बात है, सलीम यूसुफ नॉन कंट्रोवर्शियल है। जी हाँ, कभी अभी तक उन्होंने कोई ओहदा नहीं लिया, कोई ओहदा पीटीवी में बैठते होते थे किसी ज़माने में, क्रिकेट नहीं, क्रिकेट कमेटी में भी रहे, लेकिन
वो जब हट जाते हैं ना फिर खामोशी से बाहर हो जाते हैं, कंट्रोवर्सीज में घिरने की कोशिश नहीं करते। तो मेरे ख्याल में ऐसे नॉन कंट्रोवर्शियल लोगों को पाकिस्तान क्रिकेट के इस सिस्टम में आना चाहिए। अच्छा, आखिर में सर 2 सवाल पूछूंगा। एक तो वर्ल्ड कप और एशिया कप तक क्या यही मैनेजमेंट कमेटी रहेगी, ज़का अशरफ साहब ही रहेंगे? और दूसरा ये कि आपकी खबरें क्या कहती हैं, अब क्या क्या चेंजेस होंगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ज़का अशरफ साहब के आने के बाद? देखें, 4 महीने के लिए हसनैन साहब ये मैनेजमेंट कमेटी आई है और 4 महीने खत्म होंगे नवंबर में। तो इसका मतलब है वर्ल्ड कप तो खत्म हो जाएगा, जी हाँ, एशिया कप भी उसी दौरान हो जाएगा। तो आपके जो दूसरे सवाल का हिस्सा था वो तो ये कि वर्ल्ड कप तक तो अब यही लोग रहेंगे। अच्छा, यही और लोग उस वक्त तक होपफुली जनरल इलेक्शन अगर मुल्क में हो गए, क्योंकि कह रहे हैं कि अगले महीने इंटरम सेटअप आ रहा है मुल्क में और कायम मकाम प्राइम मिनिस्टर आएंगे जो इलेक्शन करवाएंगे। तो इसका मतलब है कि ये जो मैनेजमेंट है ज़का अशरफ साहब की, ये मेरे ख्याल में जो इनके जहन में मोटे मोटे फैसले हैं, मुझे नहीं लग रहा कि ये फॉरेन कोचेस को भी रखेंगे। ये सिलेक्शन कमेटी भी अपनी लेकर आएंगे। बल्कि मुझे अगर मैं थोड़ा सा हाश अगर हो रहा हूँ तो शायद मैं एडवांस में आपसे माजरत चाहता हूँ, तो मुझे लग रहा है कि अगले 2-1 वीक में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो सेटअप है ना, उसका मंजरनामा हमें चेंज होता हुआ नजर आएगा। ठीक हो गया। और चीफ सिलेक्टर किसको देखने को प्रेडिक्शन है आपकी, क्योंकि सिलेक्टर तो अब आएगा? वैसे मुझे तो आमिर सोहेल और सलीम यूसुफ में से कोई एक लग रहा है। आमिर सोहेल शायद और बड़ी पोस्ट पर आए, सलीम यूसुफ मुझे लग रहे हैं, लेकिन हमारे पास एक से बढ़कर एक बड़े क्रिकेटर हैं। इकबाल कासिम ज़का अशरफ साहब के साथ बहुत क्लोज है। बेसिकली ज़का अशरफ साहब, लोग जो जितना उन्हें हल्का ले रहे हैं, वो बिजनेसमैन जरूर हैं, लेकिन वो अच्छे क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे हैं। ये जो अब लोग PSL का क्रेडिट सेठी साहब को देते हैं, ठीक है, सेठी साहब ने PSL शुरू की, लेकिन ये PSL का जो प्रोजेक्ट था ये ज़का अशरफ साहब के दौर में शुरू हुआ था। फिर 2012-13 में जब पाकिस्तान टीम ने आखिरी बार इंडिया का टूर किया, उस वक्त भी ज़का अशरफ साहब थे। तो ज़का अशरफ साहब के दौर में अच्छे काम हुए। इकबाल कासिम उनके साथ रहे और इकबाल कासिम और ज़का अशरफ ने मिलकर मिसबाह उल हक को कहा था कि आप व्हाइट बॉल क्रिकेट छोड़ दें और टेस्ट क्रिकेट पर फोकस करें। तो इनके दौर में बड़े बड़े फैसले हो चुके हैं। लिहाजा ज़का अशरफ को जो लोग समझ रहे हैं कि वो इजी सेलिंग है, ऐसा होगा नहीं, ऐसा होगा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया माजिद भट्टी साहब, आपने हमें वक्त दी कि वेरी मच जी। माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे और तफसीली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उमूर के ऊपर बात हुई, चेयरमैन के ऊपर बात हुई, फिर कोचिंग स्टाफ के ऊपर, सिलेक्टर्स के ऊपर बात हुई। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो कुछ नए मेहमानों के साथ गपशप का सिलसिला जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद थे अब्दुल माजिद भट्टी साहब, जिनसे हमने पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के ऊपर डिस्कशन की है। ज़का अशरफ के हवाले से भी डिस्कशन हुई। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम प्रिसाइसली बात करेंगे बाबर आजम के हवाले से। बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे सवाल थे। एक सवाल हमारे सहाफ़ी दोस्त शुएब जट साहब ने किया और उसमें उनसे पूछा कि आप मुसलसल सीरीज़ हार रहे हैं तो क्या आपकी कप्तानी आपको छोड़ देनी चाहिए अगर आप श्रीलंका में मैच हार जाते हैं? उसके जवाब में उन्होंने कहा जी कि हम पिछली दफ़ा ड्रॉ करके आए थे श्रीलंका में, अगर इस दफ़ा हम हारते हैं तो फिर मेरी कप्तानी का जो डिसीजन है वो PCB करेगी। बड़ी बात करके वैसे बाबर आजम। इसके अलावा सरफराज अहमद के हवाले से उन्होंने बात की कि मेरी फर्स्ट चॉइस जो है वो सरफराज अहमद है। फिर इंडिया के हवाले से उन्होंने बात की कि हम इंडिया में जाएंगे लेकिन वर्ल्ड कप खेलने जाएंगे, हम इंडिया के खिलाफ खेलने नहीं जाएंगे, कि इंडिया के खिलाफ ही हम फोकस करेंगे। हमने 9 मैचेस जीतने हैं और उसके बाद जाके हमने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना है। हमारा पूरा फोकस जो है वो अपने 9 मैचेस पे होगा। ये तमाम तरह सूरत हाल है। इस सूरत हाल को डिस्कस करेंगे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शाकिर भाई साहब स्टूडियो मौजूद है। शाकिर साहब वेलकम करते हैं आपको। शाकिर साहब, स्टेट अवे सरफराज के ऊपर चलते हैं। आप कुछ हैरान परेशान ज़रूर हुए होंगे, अभी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे आपके साथ बैठ के कि सरफराज मेरी पहली चॉइस है। वो ये भी उनसे सवाल हुआ कि रिजवान जो है वो वाइस कैप्टन, लेकिन उन्होंने कहा जी कि सरफराज की रिसेंट परफॉर्मेंसेस देख के लगता है कि सरफराज पहली चॉइस होंगे। देखिए सर, बाबर आजम एज अ कैप्टन हम हर प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखते हैं, उसके बाद जब भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो पिछली से वो बेहतर कर रहे हैं। ये एक बड़ी पॉजिटिव बात है और उनके अंदर एतमाद, बात उनकी जो बॉडी लैंग्वेज बड़ी लेकिन चले सरफराज से पहले हीट ऑफ मोमेंट का मुझे हीट ऑफ द मोमेंट शायद उनको करेक्शन थोड़ी करानी पड़ेगी, क्योंकि सिचुएशन जहाँ शायद सिचुएशन का वर्ड यूज होता है वहाँ हीट ऑफ द मोमेंट 2-3 दफ़ा आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, वो मिस स्लिप ऑफ टंग हो सकता है उनका। लेकिन ये जो सरफराज के बारे में उन्होंने कहा, ये भी मुझे कहीं स्लिप ऑफ टंग ही लगा कि सरफराज मेरी पहली चॉइस होगी। मैं आपको बताऊँ, टेस्ट क्रिकेट में वैसे अगर सरफराज पहली चॉइस बनते भी हैं, जिस तरह सवाल करने वाले ने ये भी कहा था कि
वो लास्ट सीरीज़ में मैन ऑफ द सीरीज़ भी थे, अच्छी परफॉर्मेंस थी उनकी। सरफराज का एक्सपीरियंस भी बड़ा अच्छा और अगेंस्ट द स्पिन बहुत अच्छा खेलते हैं। तो अगर ये स्लिप ऑफ टंग नहीं था बाबर आजम का कि सरफराज मेरी पहली चॉइस होंगे, तो मेरा ख्याल ये बहुत बेहतरीन जो है वो उनका जवाब था। और मैं सरफराज के हवाले से सवाल से बड़ा खुश भी हूँ कि उनको अगर टेस्ट में बेहतर मौका मिलता है, क्योंकि बड़ा मेहनती प्लेयर है, जो कैंप लगा हुआ उसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं और एक तरह का लोड मैनेजमेंट भी हो जाएगी इसके लिए, रिजवान के लिए, क्योंकि आपने वनडे वर्ल्ड कप भी खेलना है इस बार, फिर T20 भी बहुत ज़्यादा क्रिकेट हो रही है, फ्रेंचाइज क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेल रहे हैं। तो रिजवान के साथ भी थोड़ी सी लोड मैनेजमेंट अगर सरफराज की सूरत में टेस्ट में कर ली जाती है तो कोई इसमें मज़ायका नहीं है। सरफराज एक बेहतरीन फॉर्म में एज आ टेस्ट प्लेयर। जहाँ पर उन्होंने बात की अपनी कैप्टनसी के हवाले से, ये एक बड़ा एक पैगाम दे गए हैं। और उन्होंने, क्योंकि उन्हें पता है कि शोएब जट और उनकी थोड़ी सी राइवलरी शोएब जट की जानिब से बहरहाल है, वो हमेशा उनको तनकीद का निशाना बनाते हैं। ये थी कि जब वो पावर में थे, उनकी सुनी जा रही थी रमीज़ राजा की जानिब से, तो शोएब जट सब बाहर बैठे होते थे। नहीं, कैप्टनसी के हवाले से हमेशा शोएब का जो है सवाल है उसका अपना एक उसूली मौक़िफ़ रहा है कि वो जब भी बात करता है शोएब जट, वो ये कहता है कि बाबर आजम इज़ द बेस्ट क्रिकेटर, बेस्ट बैटर, उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की। लेकिन कैप्टनसी के हवाले से विद स्टैट्स उसने कहा कि रिसेंट पास्ट में हमने इस तरह की परफॉर्मेंस रही और आपकी कैप्टनसी पर सवाल है, और बड़ा कूल एंड काम उन्होंने जवाब दिया। ये बड़ी अच्छी बात है। नॉर्मली हमने देखा है कि इस तरह के हालात में बहुत सारे क्रिकेटर माजी में भी, अब शायद अफरीदी की बात जहन में आती है, कई दफ़ा उन्होंने कहा तुम एकल जैकल समथिंग, बड़ी अजीब से गुफ्तगू जो शायद मैं यहाँ भी नहीं कर सकता, इस तरह की भी उन्होंने जवाब दिया। लेकिन बाबर आजम कराची में बैठकर शोएब जट के सवालों का बड़ा उन्होंने तामुल से जवाब दिया और बड़ा अच्छा एक जस्टर दिया। पाकिस्तान की टीम के कैप्टन का यही रवैया होना चाहिए। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस ओवरऑल मैं इसको बेहतर समझता हूँ कि बाबर आजम कहीं ना कहीं मुझे ज़्यादा कमांडिंग पोजीशन में लगे, और जिस तरह उन्होंने कहा कि वाइस कैप्टन का टीम में होना कुछ इतना ज़रूरी नहीं है, हम सिचुएशन के मुताबिक प्लेइंग 11 को जो है वो सिलेक्ट करते हैं, तो ये अच्छे साइन है। बाबर आजम एज अ कैप्टन भी अपनी ग्रिप को मजीद मजबूत कर रहे हैं, काफ़ी ग्रो भी हो रहे हैं मीडिया इंटरेक्शन में। और साथ बस ये, अगर आपका पैगाम अगर आप कैमरे की तरफ भी मुड़ के दे दें, हीट ऑफ मोमेंट अगर बीच में से कट कर दें, तो एवरीथिंग वाज गुड। नहीं, बेहतरीन था। मेरा ख्याल है बाबर आजम की आज की परफॉर्मेंस अच्छी थी, और जो उनका एक पॉजिटिव अप्रोच थी, जिस तरह उन्हें पूछा गया इंडिया में खेलने के हवाले से, उन्होंने कहा हम इंडिया के खिलाफ नहीं खेलने जा रहे हैं, हम वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, हमारे लिए इंडिया समेत तमाम 9 टीमें जो है वो इक्वल हैं। उन्होंने एक तरह का पैगाम भी दिया, कुछ ज़्यादा हमें टेंशन नहीं है इंडिया से कहाँ खेलना है, क्या खेलना, और हमारे यहाँ को इंडिया को उनके होम ग्राउंड पर खेलने का प्रेशर भी उस तरह से। अच्छा, बाबर आजम ने मिकी ऑर्थर का जिक्र किया। मिकी ऑर्थर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वो श्रीलंका के कोच भी रहे, कंडीशंस भी जानते हैं, और मिकी ऑर्थर जो है वो हमें बहुत हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। तो क्या मिकी ऑर्थर जो है अपनी ऑनलाइन कोचिंग से टीम को समझाने बुझाने में कामयाब हो सकते हैं? उन्होंने उनकी ऑनलाइन कोचिंग के हवाले से कोई बात नहीं की, उन्होंने ये कहा कि वो वहाँ खेले नहीं। मेरा सवाल है कि क्या वो ऑनलाइन तरीके से स्काइप पे आके बाबर आजम को और उनके बैटर्स को समझा देंगे? कंडीशन के हवाले से आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्लेइंग 11 बनाने में आपको मावनत चाहिए होती है, और फिर आप विनिंग द टॉस, बॉल बैट क्या करना है, उस हवाले से आपकी प्लानिंग ही होती है ज़्यादा कंडीशन में। और मेरा ख्याल है श्रीलंकन कंडीशन एज़ डिफ़िकल्ट नहीं है पाकिस्तान के लिए, सब कंटिनेंट से कुछ ज़्यादा दुश्वार नहीं होती, लेकिन वहाँ बरल स्पिनर्स जो है वो बड़े हैवी होते हैं, और पाकिस्तान का ओवरऑल रिकॉर्ड को इतना बुरा नहीं है अगेंस्ट द स्पिन। तो यकीनन उनकी इनपुट होगी। अभी तक जो डायरेक्टर क्रिकेट हुई हैं और मामलात अभी तक देख रहे हैं। अब ज़का अशरफ से जब इस्लामाबाद में आए थे, मैंने उनसे इंटरव्यू किया था, तो मैंने प्रिसाइसली एक क्वेश्चन पूछा था उनसे मिकी आर्थर के हवाले से कि उनका फ्यूचर क्या होगा, क्या आप भी मुतमईन है? तो उनका कोई ज़्यादा अच्छा जेस्चर नहीं था मिकी आर्थर साहब से भी मैंने पूछा था, उनका भी जेस्चर। तो इसलिए अगर जो जिनके पास अब ताकत आ गई है, इख्तियारात आ गए, फैसला साजी आ गई है, तो ऐसे हालात में ऑनलाइन कोचेज़ मुझे कोचिंग चलती दिखाई नहीं दे रही मिकी आर्थर की। और मैं खुद भी इसके हक में नहीं हूँ कि एक ऐसा शख्स जो जितना ही बड़ा कोच क्यों ना हो, जितना ही बड़ा प्लेयर क्यों ना हो, अगर उसकी प्रायोरिटी उसकी प्रेफरेंस में पाकिस्तान पहले नंबर पर नहीं है, तो मेरे ख्याल हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। हमारे पास बहुत ज़्यादा, अगर वो डर्बीशायर को छोड़ देते तो शायद हम उसके साथ कंटिन्यू कर सकते थे। नहीं, उन्होंने नहीं छोड़ा, उनके लिए काउंटी एक मुल्क की क्रिकेट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, और पाकिस्तान में अगर वो छोड़ देते तो ये वाली मैनेजमेंट उनको एक्सेप्ट कर लेती। यहाँ पे सिर्फ ऑनलाइन का इशू है। नहीं, मेरा ख्याल है अभी भी जो उनसे बातचीत होगी उसमें यही शर्त रखी जाएगी कि आप फुल टाइम हमारे साथ आएँ, अगर आपने हमारे साथ चलना है, नहीं तो थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अभी उनको ऑफर दी जाएगी? मेरा ख्याल है ये बात होगी एकदम से, उनको उनसे ज़रूर बात करेगी नई मैनेजमेंट, क्योंकि ज़का अशरफ की एक और बात यह है कि वो कोई भी फैसला करने से पहले मशावरत बहुत करते हैं, बड़े कूल काम और बड़े तामुल मिजाज। और मैं आपको बताऊं कि उनके आने से फ़र्क ज़रूर पड़ेगा पाकिस्तान क्रिकेट के इंटरनेशनल मामलात को। वो बड़ा एक तो उनको बड़ी अच्छी बैक है IPC मिनिस्ट्री एंड गवर्नमेंट की, दूसरा उनका थोड़ा टेन्योर पहले भी वो 8-10 साल पहले जब वो कर चुके इस तरह के रोल, उनकी एक तरह की मुझे लगता है कोऑर्डिनेशन, क्योंकि थोड़ा सा पॉलिटिशियन बैकग्राउंड है उनका, तो वो थोड़ा सा एक रिकॉन्सिलिएशन की पॉलिसी, जो एक
जो कह लें स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी टाइप वो बेहतर कर पाएंगे। और अगर बोर्ड्स की आपस में खास करके हम अपने रीजन में अपना ब्लॉक बनाने में कामयाब हो जाते हैं और इंडिया को अगर हम अपना हामी नहीं बना सकते तो कम से कम इतना कर लें कि वो हमारा हर जगह मुखालफ ना हो, तो ये भी हमारी बड़ी विक्ट्री हो। बाबर आजम ने कहा जी कि चेयरमैन के मामला पे मुझे क्या असर पड़ता है। चेयरमैन, एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि 1 साल में 3 चेयरमैन चेंज हो चुके हैं। उन्होंने कहा जी आई एम नॉट वरीड अबाउट अ चेयरमैन, और इस तरह टीम में भी कोई वरीड नहीं है और ये उनके मामला हैं, ये चलते रहते हैं। सो कोई वरी नहीं है कैंप में। मेरा ख्याल है जवाब यही बनता था, देना भी यही चाहिए था हकीकत में, लेकिन हकीकत ऐसा नहीं होती, ऐसा हो नहीं सकता। हम आप हमारे न्यूज़ रूम में कोई सब एडिटर चेंज हो जाए, हमारा कोई एडिटर चेंज हो जाए, कोई असाइनमेंट एडिटर चेंज हो जाए तो हालात ख़राब होते हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के बदलने से कैसे? अभी भट्टी साहब कहते हैं कि इनको पीसीबी वालों को बोलें कि थोड़ा सा स्टेबल हो जाए, नहीं तो आपकी और हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी स्पोर्ट्स की। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो बाबर आजम ने जो जवाब दिया बिल्कुल ठीक है, मीडिया पे आके ये जवाब देना चाहिए, लेकिन मैं इसको हकीकत से सिर्फ बरक समझता हूँ। यकीनन एज अ कैप्टन तो उन पर बहुत फ़र्क पड़ता होगा, बड़ा आपकी एक वर्किंग रिलेशनशिप बन जाती है। आपकी रमीज़ राजा के साथ कुछ और थी, सेठी साहब के साथ कुछ और है, और आप ज़का अशरफ को अभी तक मिले भी नहीं है, तो और नहीं आपने ज़का अशरफ के साथ कभी पहले काम किया, तो ये ज़रूर फ़र्क पड़ता है, बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। क्योंकि पाकिस्तान जैसे इंडिया जैसे क्रिकेट बोर्ड में चेयरमैन की जो सीट होती है उसका इन्फ्लुएंस नीचे तक आता है, सिलेक्शन तक आता है। अच्छा, कहीं ना बाबर आजम भी वो क्या कहते होते हैं कि इनोसेंट जवाब दे ही देते हैं। कि पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने सुनी, एक सहाफ़ी ने बड़ा अच्छा सवाल किया, पूरा पाकिस्तान ही समझ रहा था कि इस दफ़ा वर्ल्ड कप का साल है, बाबर भी, रिजवान भी, फ़खर भी, फ़हीम अशरफ भी गए हैं आज करने को, दुआ शुआ करेंगे, और ये वैसे ऑब्वियसली एक बनता है कि 2 महीने बाद वर्ल्ड कप है। उन्होंने कहा नहीं जी, मैंने तो सारों के लिए दुआएं की हैं, सबके लिए दुआएं की हैं, और हमारा फोकस जो है वो इसी सवाल के जवाब में उन्होंने कहा जी कि हमारा फोकस जो है वो इंडिया नहीं है, हम जो है वो 9 टीम्स के खिलाफ खेलेंगे, बाकी भी, और जीतेंगे तो फिर आगे पहुंचेंगे। लेकिन दुआओं के हवाले से मैं अक्सर रिजवान बहुत ज़्यादा मज़हब का जो है वो 4 महीने वाले साथी हमेशा, मतलब अपनी गुफ्तगू में, तो मैं समझता हूँ कि यही काम सकलैन मुश्ताक भी करते रहे, फिर इंजी भाई की तरफ से बहुत होता रहा। मैं प्रोफेशनल, आप जब क्रिकेट खेलते हैं प्रोफेशनल, तो आपके जवाब भी प्रोफेशनल होने चाहिए। ये दुआओं पे और ये सदका खैरात पे या जो मनतों पे जो है वो टीमें जीती हारती नहीं, आपको बहरहाल ग्राउंड में जाके परफॉर्म करना होता है। आपकी इंटेंट बड़ा क्लियर होना चाहिए, आपकी तैयारी किसी भी टूर्नामेंट के लिए बेहतरीन होनी चाहिए, बेहतरीन टीम सिलेक्शन के साथ, पूरी अथॉरिटी के साथ, पूरे एक विनिंग स्टेट ऑफ माइंड के साथ आपको जाना चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। यकीनन दुआएं एज अ मुस्लिम हम बिलीव करते हैं, लेकिन एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर उन्होंने ठीक जवाब दिया कि सबके लिए दुआएं की, लेकिन हमें बहरहाल वर्ल्ड कप तैयारी के साथ एक सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग था, इसकी बात चलेंगे क्योंकि कल एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, वो आपसे भी डिस्कस करनी है। हमने चेन्नई के हवाले से सवाल किया कि चेन्नई में आप अफगानिस्तान के खिलाफ नहीं खेलना चाहते, मिकी ऑथर ने भी कहा, आपके एनालिस्ट ने भी कहा, तो इसका जवाब बाबर ने दिया कि नहीं, हम तो स्पिन को अरसा दराज से अच्छा खेल रहे हैं। ये बात तो अच्छी है कि हम अरसा दराज से अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन वो अरसा तब ख़त्म हो जाता है जब मिसबा और यूनस का एरा ख़त्म होता है। उससे पहले यूसुफ होते थे, इंजमाम होते थे, अच्छा खेलते थे, फिर मियां दाद होते थे, उसी पीछे चले जाएं तो हम स्पिन के खिलाफ बड़े अच्छे थे, लेकिन ये टीम स्पिन के खिलाफ इतनी अच्छी नहीं है। मेरे ख्याल हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। राशिद खान जो दूसरे 2 स्पिनर हैं, उन्होंने बहरहाल पाकिस्तान को रिसेंट पास में काफ़ी टफ टाइम दिया है। इवन राशिद जब हमारे PSL के मैचेस खेलने आते हैं तो यहाँ भी बाबर के हवाले से ये वाइड लीग है जहाँ पे वो छाया रहता है। हाँ, बाबर को भी तो उन्होंने काफ़ी जो है बांध के रखा होता है सीरीज़ में भी, तो यकीनन बॉलिंग स्पिन अटैक अफगानिस्तान का बड़ा टफ है, चेन्नई की विकेट भी बड़ा सपोर्ट करती है। लेकिन अब ये कैसे कहता कि जी हम नहीं खेलते, उसने जवाब तो बहरहाल मुनासिब ही दिया था कैप्टन। लेकिन अब जब वर्ल्ड कप खेलने जाते हैं, उस दिन भी कहा कि हमें इंडिया अगर जाना चाहिए तो जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए तो नहीं जाना चाहिए। जाना है तो ये चेरी पिकिंग नहीं हो सकती कि इस ग्राउंड में खेलना है, इस कंडीशन में खेलना है, पर खेलना है, हमें खेलने आए हैं। और मेरा ख्याल है पाकिस्तान को एक विनिंग माइंडसेट के साथ हर ग्राउंड में जहाँ जहाँ वो खिलाना चाहते हैं हमें खेलना चाहिए। और मुझे कुछ ऐसी गट फीलिंग आ रही है कि इस बार पाकिस्तान कुछ करके दिखाएगा इंडिया के खिलाफ। चलें जी, इस बार पाकिस्तान कुछ करके दिखाएगा इंडिया में, शाकिर अब्बासी कह रहे हैं, और शाकिर अब्बासी डिस्कशन का सिलसिला जारी है। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मैनेजमेंट कमेटी का इजलास हुआ, नई मैनेजमेंट कमेटी के हवाले से शाकिर अब्बासी क्या मौक़िफ़ रखते हैं, क्या इसकी जो मुद्दत है वो 4 महीने के बाद कोई नया चेयरमैन हमें देखने को मिलेगा या फिर चेयरमैन PCB आ जाएगा, इस तमाम तर पर शाकिर अब्बासी से डिस्कशन का सिलसिला जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। अब शाकिर अब्बासी से बात करेंगे मैनेजमेंट कमेटी के हवाले से, और ये शोएब जट की भी राय थी और उसके बाद जो है वो शाकिर अब्बासी साहब की भी राय थी, और इस राय के ऊपर अब अमल कर लिया गया। शाकिर, शोएब जट ने भी कहा था हमारे प्रोग्राम में तकरीबन जिस दिन लिटिगेशन में गया था, और फिर ईद से पहले मुझे याद है कि आपने इसी स्टूडियो में बैठ के कहा था कि एक नई मैनेजमेंट कमेटी बननी चाहिए। नई मैनेजमेंट कमेटी आपके कहने पर बना दी गई है। अब मुझे सिर्फ एक सवाल जो मैं माजिद भट्टी साहब से भी इस इशू पर नहीं कर सका, ये जो मैनेजमेंट कमेटी बनी है, इसके बाद वो जो पुराने इश्यूज चल रहे थे बलूचिस्तान हाई कोर्ट में, कोयटा में, या फिर लाहौर में या पेशावर में, उनका स्टेटस क्या है?
देखिए, उन तमाम केसेस को सामने रखकर हमने ये तजवीज़ सामने रखी थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बहरहाल मामला को डे टू डे अफेयर को चलाना है और फिर एशिया कप और वर्ल्ड कप के मामला बिल्कुल सर पे होने। इस हालात में जो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड होगा या क्रिकेट बोर्ड, वो कोर्ट्स में जाके अपने केसेस लड़ेगा या इंटरनेशनली ICC और ACC में अपने केसेस लड़ेगा। तो इस हवाले से इसके अलावा कोई ऑप्शन हमें नज़र नहीं आ रहा था, इसलिए हमने ये तजवीज़ दी थी कि वज़ीर-ए-आज़म ने बड़ा रास्त इक़दाम उठाया। बेहतरीन फैसला है ये कि आपने एक बंदे को मैंडेट मेंटली और आपने अथॉरिटी दे दिया कि अब अगला चेयरमैन, आपको माइंड क्लियर है बैटन चीफ का कि अगला चेयरमैन ज़का अशरफ होगा। अब ज़का अशरफ जाके अब केसेस लड़े पुरानी रजीम के ख़िलाफ़ या पाकिस्तान का केस लड़े, तो उसका बेहतर हाल ये था केसेस अपनी जगह जो PCB की लीगल टीम है, ये जो ज़का अशरफ या दीगर लोगों के अपने वकलाएँ वो लड़ते रहेंगे, लेकिन ज़का अशरफ ने भी ICC जो है वो इजलास के लिए जाना है और बड़े उसमें अहम फैसले होने। बोर्ड ऑफ गवर्नर उन्होंने जाना था, ये चंद दिन पहले फैसला हो गया कि वो 2 रुकनी जो वफ्त मारा जाएगा यहाँ से, उसको फिर डिलीट किया गया। लेकिन एक मेंबर गवर्निंग बोर्ड और एक चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड में बड़ा फ़र्क है, ठीक है। तो ये अथॉरिटी उनको देना ज़रूरी थी। आप किस टाइटल के साथ वहाँ जा रहे हैं, बैठेंगे, अगर मेंबर गवर्निंग बोर्ड PCB बैठेंगे तो आपको उस लेवल पे आपको ट्रीट किया जाए, लेकिन आप एज अ चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या मैनेजमेंट कमेटी डिफेक्टो चेयरमैन आप जा रहे हैं तो उसको और तरह से आपको ट्रीट किया जाएगा। और ये बेहतरीन फैसला है। और उन्होंने न सिर्फ उनको नॉमिनेशन के बाद बाज़ाब्ता उन्होंने ऑफिस आए, 4 संभाला, PCB का जो लोअर स्टाफ है वैसे ही यस सर सबको सलूट होते हैं और बड़ा अच्छा उनका इस्तकबाल हुआ, सब घुल मिल गए और काम शुरू हो गया। तो चढ़ते सूरज के सब पुजारी हैं वहाँ और उन्होंने जो है वो उनको अच्छा रिस्पांस दिया। लेकिन आते ही उन्होंने जो पहली मीटिंग में उनकी बड़ी अच्छी गुफ्तगू है, ख़ास करके पाकिस्तान में जो एक डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को उस तरह से बेहतर करना है। उन्होंने 2-3 स्टेडियम्स के नाम लिए, मीरपुर का, एबटाबाद का और दीगर का। और यहाँ इस्लामाबाद में जब हमारे से बात हुई थी तो ये जो इस्लामाबाद में एक स्टेट ऑफ द आर्ट क्रिकेट स्टेडियम बनाना भी उनका ब्रांड चाइल्ड था, तो उस पर भी मुझे लगता है वो फोकस करेंगे और इस्लामाबाद में इस चीज़ की ज़रूरत भी है। तो ये एक अच्छा पॉजिटिव फैसला है गवर्नमेंट का कि उनको एक तरफ से एक तरह का उनको पीस ऑफ माइंड दे दिया गया। कोर्ट्स 4-5 कोर्ट्स में केसेस हैं और मुझे कल आपका प्रोग्राम था शकील शेख साहब के साथ, उसके बाद मुझे देखने के बाद मुझे लग रहा है कि ये लोग जो है वो आराम से नहीं बैठेंगे, ये जो एक ट्रबल क्रिएट करते रहेंगे इनके खिलाफ। तो उसका एक बेहतरीन हल था कि कोर्ट्स में मामला चलते रहें, लेकिन ज़का अशरफ एक पूरी अथॉरिटी के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चलाएं, क्योंकि अब उनके पास इख्तियार है। उनको नॉमिनेट कर दिया गया, उनके पास अथॉरिटी चाहिए, उनको एतमाद चाहिए, वो उनको मिल गया। और ये मैनेजमेंट कमेटी 4 माह में अगर कोर्ट फैसले नहीं आते तो एक्सटेंड हो जाएगी, या आ जाते हैं तो इलेक्शन हो जाएगा, लेकिन इवेंचुअली ज़का अशरफ को ही अब क्रिकेट। भाई साहब, आप बड़े बाखबर साफ़ी हैं और सहाफ़त की फील्ड में भी, और अब क्योंकि साफ़ी वो भी बाखबर होता है जो ट्विटर पे और फेसबुक पे एक्टिव रहे, आप दोनों पे एक्टिव रहते हैं। ट्विटर पे भी एक ट्वीट चल रही है, शकील शेख साहब का आपने जिक्र किया, उन्हीं की तरफ से कि पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि स्टेटस को शैल रिमेन सेम। सो अब स्टेटस को तो चेंज हो गया, वो मैनेजमेंट कमेटी जिसके फैसले को लेके वो उधर गए थे वो सारी चेंज होगी। तो इस मामले को भी लिटिगेशन में लेके जाएंगे या फिर शहबाज शरीफ साहब ने कोई सॉफ्ट सिग्नल दे दिया है शकील शेख साहब को कि अब जो है मेहरबानी करें, जरदारी साहब बहुत प्रेशर दे रहे हैं या मियाँ साहब प्रेशर दे रहे हैं, अब इनको काम करने दें? देखिए, पहले कुछ ऐसा लग रहा था कि शायद जरदारी साहब को राज़ी करने के लिए शहबाज शरीफ साहब ने नजम सेठी को हटा कर इनको नॉमिनेट कर दिया, लेकिन साथ उनको सिग्नल दे दिया कि आप अपने तरफ से कुछ ऐसा जारी रखें कि ये सेटल ना हो पाएँ। लेकिन जब मैनेजमेंट कमेटी का नोटिस आ गया था पैटर्न चीफ उनकी तरफ से, और ये जो नोटिफिकेशन है जारी भी तौकीर शाह जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं प्राइम मिनिस्टर के, उन्होंने जारी किया प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से। उसके बाद मेरा ख्याल है एक क्लियर मैसेज नजम सेठी तो खैर इतने इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन शकील शेख एंड कंपनी को भी चला गया है कि आप उनका घर बह जाओ आराम नाल, लेट देम वर्क, उनको मैंडेट दे दिया गया। और लेकिन इलेक्शन नहीं होंगे, मुझे लगता है कि एशिया का वर्ल्ड कप तक कैसे होंगे? सनन साहब, आप अगर अब ये बातें खुलनेंगी, रीजनल जो डिस्ट्रिक्ट और रीजन्स के इलेक्शन हुए, क्या ये इलेक्शन हुए? ये तो बोगस इलेक्शन है। देखो ना, अब इस बोगस सिलेक्शन की बुनियाद पर ऊपर जाके भी मैं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इलेक्शन सिस्टम के हक में ही नहीं हूँ। हाँ, अगर आप जो आइन कहता है आपको स्क्रूटनी में इतना वक्त लग जाता है क्लब्स की, आप इधर बोगस क्लब बने जिनके 10 बंदे पूरे नहीं है, उनको आपने रजिस्टर्ड किया हुआ है एज अ वोटिंग मेंबर। आपके एक साफी दोस्त भी कोच हैं इस्लामाबाद रीजन के, माशाल्लाह। तो ये बड़े मामलात अपने मंजिल तले क्या डांग फेरे हम, लेकिन मामलात इतने गंभीर हैं, इसलिए हम समझते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अथॉरिटेटिव किस्म का एक बोर्ड होना चाहिए, पैटर्न इन चीफ उन्हें नॉमिनेट करें। मैं समझता हूँ कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब या लेकिन एक मुझे शोएब जट साहब की बात पसंद है कि वो कहते हैं कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस किसी हद तक होना चाहिए, इंटरफेरेंस इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ना हुआ तो ये तो किसी की सुनेंगे नहीं। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस तो हमने ये काम हम पहले भी कह चुका हूँ कि पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन में ये हम भुगत चुके हैं और भुगत रहे हैं। वो इंटरफेरेंस की बात है ना, बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस। वहाँ वो जो बॉडी है पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन की, वो पाकिस्तान के हुकूमत, पाकिस्तान के निज़ाम-ए-कार के नीचे आती नहीं है। वो तो इवन जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है वो कहती है अगर इसके
किसी भी जो रीजनल ओलंपिक एसोसिएशन है, उसे NOC कहते हैं, नेशनल ओलंपिक एसोसिएशन, उसके साथ अगर कोई गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है तो वो उसको मनसूख करने के भी आखिर में एक सवाल का मुझे जवाब दीजिएगा। आज जो मैनेजमेंट कमेटी का इजलास हुआ, वो प्रेस रिलीज़ आपने भी देखी होगी, वो आ चुकी है। उस प्रेस रिलीज़ में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, शायद अगर आपसे मिस हो गया, मैंने नहीं मिस किया, कि IPC मिनिस्ट्री की जानिब से जो ऑडिट के फैसले दिए गए थे जी, के ऑडिट के ख़त भेजे गए थे, ज़का अशरफ साहब ने कहा जी कि जो उन्होंने मांगा है वो उनको प्रोवाइड किया जाए ताकि वो ऑडिट स्टार्ट करें। तो ये इसको आप कैसा देख रहे हैं? लेकिन ना, ये तो एक बड़ा सॉलिड सा जवाब है उनके लिए जो कोर्टों में फिर रहे हैं और जो इस सिस्टम को स्टेबलाइज होना नहीं चाह रहे, स्टेबल नहीं होने दे रहे। उनके लिए मतलब जो डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, उनके लिए क्लियर कट है कि अगर आप अगर कोर्ट्स में से वापस नहीं आएंगे तो इधर से आपके ज़िम्मे बहुत कुछ जो है वो घपले निकलेंगे और फिर आपको भी कोर्ट्स में फिर जो है वो जाना पड़ेगा और अपनी सफाइयाँ और अपनी सजाएं भुगतनी पड़ेंगी। तो ये तो बड़ा क्लियर, और ये होना भी था। हम तो देख रहे थे कि जो ही ज़का अशरफ को जिस दिन इख्तियार मिलना है उसने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करना और किया है। और ये महज ज़का अशरफ ना भी होते तो ऑडिट का तो हक सबको है ना। आपने अगर किया, कोई अदारा आपसे ऑडिट करता है तो आपको उसके तमाम अपने हिसाबात देने चाहिए। अगर आप हिसाबात नहीं दे रहे, इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है और फिर अगर आपने कोई गलती किया तो आप शॉर्टली मुझे बताइएगा। एक सवाल पर माजिद भट्टी साहब का भी मेरे जहन में आ गया, क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत कम है, कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर का जो रोल है इसके ऊपर ICC नोटिस ले सकता है कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो है PCB को कंट्रोल नहीं कर सकते, PCB को PCB चेयरमैन कंट्रोल करेगा, इतना ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए इनको। तो इसीलिए देखें, ये बिल्कुल जिस तरह मैं पहले कह चुका हूँ कि इंटरनेशनल स्पोर्ट्स बॉडीज़ का ये उसूल है कि लोकल गवर्नमेंट स्पोर्ट्स अथॉरिटीज़ के अंदर इस तरह से इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा सकती। इसीलिए हमने भुगता ओलंपिक एसोसिएशन में, तो यहाँ भी है। लेकिन आप पीछे होकर आपने ज़का अशरफ की सूरत में अपडेट करना है, तो वो उनको भी एक तरह का एक कर्टन के पीछे रखना है और अपना भी अमल दखल रखना है। और लेकिन मैं यहाँ जो भट्टी साहब ने कहा, जो ICC कहती है कि गवर्नमेंट का उस तरह से पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं होनी चाहिए, लेकिन इंतजामी मामलात में बहरहाल गवर्नमेंट को इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। वो है और वो रहेगी। पाकिस्तान इंडिया जैसे हालात में इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए क्रिकेट ऑपरेशंस पे। ठीक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया शाकिर आपका। आपने हमेशा की तरह आप हमारे पास आते हैं और अपनी कीमती राय का इज़हार करते हैं। इसके अलावा एक खबर थी जाते जाते, वो बताते थे 13वीं जो साउथ एशियन बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिक चैम्पियनशिप है, उसका आगाज़ मालदीव में होगा। पाकिस्तान का 4 रुकनी दस्ता जो है वो मालदीव में पहुंचा। मालदीव में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए और ये जो प्लेयर हैं, इनमें शहजाद कुरैशी हैं, फ़ज़ल हैं, इब्राहिम खान हैं और सनाउल्लाह हैं। और याद रहे कि आखिरी दफ़ा जब मालदीव की ये चैम्पियनशिप हुई थी, साउथ एशियन बैग पार्डन चैम्पियनशिप हुई थी, तो पाकिस्तान ने 3 मेडल जीते थे। और हमारी दुआ है कि ये मेडल पाकिस्तान जो है वो इस बार भी जीते और इस बार भी पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान का नाम जो है वो साउथ एशियन गेम्स में पाकिस्तानी जो बॉडी बिल्डर्स हैं वो रोशन करें। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप